स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है IPBES की एक रिपोर्ट आई है, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज असेसमेंट। तो इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होती है उनको लेकर जो है एक डाटा पब्लिश किया गया है। तो हम समझेंगे पहले तो कि इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होते क्या है एंड देन उस डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ बियर विद मी, मेरा थोड़ा गला खराब है। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हॉटेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर। तो अभी बेसिकली एक डाटा आया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि ये जो अगस्त था ये सबसे ज़्यादा वार्म आप कह सकते हैं एक मंथ था, और इसका जो टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जब हम मैच करते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस था। तो ये अपने आप में काफ़ी आप कह सकते हैं चौंकाने वाला फैक्ट है, क्योंकि हम ओवरऑल वर्ल्ड में यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको हम कम रखें। तो देखेंगे कि बेसिकली और क्या चीज़ें जो हैं इस बारे में बताई गई हैं और किस तरीके से हमें टेम्परेचर के पैटर्न्स अर्थ पे देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक होगा हीट इंडेक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हीट इंडेक्स होता कैसे है और इसको मीजर कैसे करते हैं। देन हमारा फोर्थ टॉपिक होगा घड़ियाल। तो ये न्यूज़ एंड स्पीसीज के टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हो, एंड घड़ियाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद पांचवा हमारा टॉपिक है इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। तो दरअसल एक एडिटोरियल आया था द हिंदू के अंदर, और इसको मैंने एक्चुअली एडिटोरियल ऑफ द वीक के रूप में यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि इस एडिटोरियल में उस तरह का कंटेंट आपको मिल जाएगा जो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है और उसका जो एक मोर इम्पैक्ट हमें वुमेन्स पे देखने को मिलता है उसके बारे में बात की गई है। एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा आर्कटिक डाइपोल। ज्योग्राफी की एक इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए एक एक कर अपने सारे जो बिल्कुल एकदम न्यू तरह के टॉपिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको समझते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। स्टडी IQ का P2I बैच 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस होंगी। तो जिन बच्चों को सुबह उठ के पढ़ना पसंद है कि एक बार सुबह सुबह उठें, क्लास कर लें, माहौल सेट हो जाएगा, बाद में रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा मौका ये है। तीनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल रहेगा और फैकल्टीज़ के साथ आप लाइव पढ़ेंगे। देखिए लाइव तो हम यहाँ भी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं भी समझ में आती और वो एंड तक बनी ही रहती हैं, और फिर एग्जाम में हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेटर टू जॉइन अ कोर्स, ताकि आप जो है एक रियल एटमॉस्फेयर में एक प्रॉपर जो है गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर सकें, ताकि कोई भी डाउट जो है बाकी ना रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। जब भी आप कोर्स को परचेज करेंगे तो यू हैव टू पे द फी, यस, एंड वहाँ पर आप अगर यूज़ करेंगे कूपन कोड प्राची लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर बैच के बारे में भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको कूपन कोड को कैसे अप्लाई करना है, फीस कैसे पे करनी है, इन चीज़ों को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड प्राची लाइव, इसको मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था कि इन्वायरमेंटल एजेंसी टू लीड एफर्ट्स टू ऑफसेट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसी में बेसिकली बताया गया था कि जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है, यानी कि IPBES है, इन्होंने हाल ही में एक न्यू पब्लिकेशन जो है रिलीज किया है, और उस पब्लिकेशन का नाम क्या है, असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। तो पहली बात तो ये बॉडी और इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा पहले इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है और इसको पनामा सिटी में अप्रैल 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। करीब 94 गवर्नमेंट्स थे, वो मिलकर साथ आए थे और एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है शुरू किया गया था। देखिए यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी नहीं है, बट यूनाइटेड नेशन के अंदर जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यानी कि आपका जो UNEP है, वो इस पर्टिकुलर बॉडी को जो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज होते हैं वो जो है प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद
याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बून जर्मनी में है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल असेसमेंट रिपोर्ट होते हैं वो इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। काफ़ी रिसर्च बेस्ड जो है इनका एनालिसिस रहता है और दुनिया में फिर उसको मान्यता भी मिलती है, राइट है। और बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हैं इन रिपोर्ट्स को बेस बना कर ही फिर अपना जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन, एक जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो करते हैं। तो यहाँ पे एक इनके द्वारा एक और असेसमेंट जो है रिलीज किया गया था, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज 2019 में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अब रिपोर्ट में बेसिकली क्या क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो रिपोर्ट बताती है कि बेसिकली 37,000 एलियन स्पीसीज ऐसे हैं, उसमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है वर्ल्ड के डिफरेंट बायोम्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होते क्या हैं। पहले आप दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, एलियन स्पीसीज यानी कि कोई प्रजाति है बट वो एलियन है, मतलब इस पर्टिकुलर इस नेचुरल इकोसिस्टम की एक नेचुरल हैबिटेट तो वो नहीं थी, कहीं बाहर से वो जो प्रजाति है, वो जो स्पीसीज है वो इंट्रोड्यूस हुई है। वो कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर से अगर कुछ भी आया है तो वो हार्मफुल ही होगा, बट इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस जब कोई एलियन स्पीसीज बाहर से किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में इंट्रोड्यूस होती है तो वो ना बहुत एग्रेसिवली वहाँ के रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती है नेटिव स्पीसीज के साथ और अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है, जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और उस पर्टिकुलर रीजन में ना जो ये एलियन स्पीसीज है ये सबसे ज़्यादा अपना एक डोमिनेंस क्रिएट कर लेती है। तो वहाँ का जो एक नेटिव इकोसिस्टम था ना उसके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट हो जाते हैं। तो जितनी भी एलियन स्पीसीज हैं उनमें से जो इस तरह का हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उनको हम इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज बोल देते हैं। देखो इन्वेंजन वर्ड आक्रमण, जैसे रशिया ने यूक्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इन्वेंजन, राइट। इसी तरीके से ये जो एलियन स्पीसीज है जो बाहर से आई है ये क्या कर रही है, इस नेटिव इकोसिस्टम के लिए इन्वेंजन कर रही है। परफेक्ट है। तो यहाँ पे 37,000 एलियन स्पीसीज के बारे में बात की गई है। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वर्ल्ड के अलग अलग बायोम्स में जो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब ये होती कैसे इंट्रोड्यूस है, देखो वर्ल्ड ज़्यादा कनेक्टेड होता जा रहा है, हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा जो माल है कार्गो है शिप्स के जरिए, हमारे बेसिकली जो क्राफ्ट्स हैं उनके जरिए जो है इधर से उधर ट्रैवल करता है। इसी के साथ क्या है ये कुछ इन्वेंसिव स्पीसीज जो हैं एक दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ह्यूमंस को उनका नेगेटिव बेसिकली इम्पैक्ट जो आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा नेटिव इकोसिस्टम में उसका पता नहीं होता, राइट है। तो इसीलिए कई बार वो बेसिकली सजावटी पौधे के रूप में या फिर इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से कोई चीज़ ले आते हैं एंड देन एक टाइम के बाद पता चलता है कि वो एक इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज के रूप में क्या है अपने डोमिनेंस नेटिव इकोसिस्टम पर क्रिएट कर रही है और जो नेटिव स्पीसीज थे उन पर उसका हार्मफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो 37,000 एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई हैं इसमें से लगभग 3,500 ऐसे हैं जो ग्लोबल थ्रेट पोज करते हैं हमारी नेचर के लिए, इकोनॉमी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। अब थोड़ा सा और डीप देखते हैं कि किस तरीके से जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज है ये बायोडायवर्सिटी लॉस के साथ क्या है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि 60% जो हमारे ग्लोबल प्लांट और एनिमल का एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि जो जितने भी प्लांट या एनिमल विलुप्त हुए एक्सटेंट हुए उसमें से 60% के लिए इन इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज ने, जिनको IS बोल देते हैं, एक बहुत की रोल प्ले किया है, राइट है। और इसके अलावा आप देखोगे इकोनॉमी बेस की वजह से 400 बिलियन पर ईयर का एक नुकसान देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, आपके जो बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे स्पीसीज थे जिनका आप कमर्शियल यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल फिश, आपके किसी बेसिकली नेटिव प्लेस पे कोई नेटिव जो है स्पीसीज मिलती थी जिसको आप मार्केट में लेके जाते थे, कमर्शियली जो है उस फिश को लेकर आप काम करते थे। हो सकता है कोई ऐसी इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज आ जाए जो उस नेटिव फिश के लिए खतरा पैदा कर दे, तो कमर्शियली आप पे नुकसान देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। तो यही यहाँ पे बताया गया है।
इसके अलावा ये बताया गया है कि हमारी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो 5 बड़े खतरे हैं, मेजर थ्रेट है, ये उनमें से क्या है, फर्स्ट है। इसके अलावा लैंड और सी यूज चेंज जो हो रहा है, डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन है, ये बाकी के खतरे हैं। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आपको याद करना चाहिए, डायरेक्टली स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। यहाँ पे देखो बताया गया है इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें लैंड पे देखने के लिए मिला है, जमीन पर। और इसके अलावा जो हमारे आइलैंड्स हैं वहां पर भी जो है काफी ज्यादा जो एलियन प्लांट्स हैं उन्होंने एक हार्मफुल इम्पैक्ट जनरेट कर दिया है। आप देखोगे दरअसल इस तरह के जो बेसिकली इन्वेंसिव एलियन प्लांट्स थे उन्होंने 25% से ज्यादा जो हमारे आइलैंड्स हैं उस पर अपने एक डोमिनेंस जो है क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज है जिसको हाटर हाइना बोलते हैं। पूरे के पूरे पुंड पे आप देखोगे ये अपने डोमिनेंस क्रिएट कर लेता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसके अलावा और कोई नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये भी बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा प्लेनेट गर्म होता जा रहा है, ये ना हेल्प कर सकता है इन इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज को मोर प्रोड्यूस करने में, मोर सस्टेन करने में। तो जहाँ एक तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे नेटिव स्पीसीज हैं उन पे थ्रेट आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज जो है इस बदलते हुए क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए टेम्परेचर से बेनिफिटेड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी हमें क्या है ध्यान रखना है। कुछ इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज को जो है बेसिकली नेम देख लेते हैं। तो वाटर हाइना की बात की जो मैंने आपको पहले दिखाया, देन जो लैंटाना कैमरा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत खूबसूरत ये फूल लगता है, बट अगेन ये एक इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज है, राइट। खतरा खूबसूरत भी हो सकता है। देन ब्लैक रैट है, ब्राउन रैट है, एंड देन इसके अलावा जो हाउस मूस है, राइट है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, ट्राई टू रिमेंबर द नेम, परफेक्ट है। चलिए अब जैसे यहाँ पे वही बताया गया है कि सारे एलियन स्पीसीज का हार्मफुल ही इफेक्ट नहीं होता, तो बाहर से कुछ भी आया दैट इज अ एलियन स्पीसीज, बट उसका एक हार्मफुल इफेक्ट है दैट इज अ इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके जी, अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखो फूड सप्लाई में क्या एक रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे जो कैरिबियन फॉल्स मूजल्स थे उन्होंने क्या किया था, केरला के अंदर जो बेसिकली लोकली एक फिश थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। ये बेसिकली जो कैरिबियन फॉल्स मूजल्स थे ये बेसिकली है कहा कि अटलांटिक और जो पैसिफिक कोस्ट है साउथ और सेंट्रल अमेरिका का, ये वहाँ के थे। बट माना जाता है कि इंडिया के अंदर शिप्स के थ्रू ये ट्रैवल करके जो है पहुँच गए थे, और अब केरल में इनकी वजह से जो हमारी फिशेज है उनका जो एक आप कह सकते हैं पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज होते हैं जो ह्यूमंस में डिजीज जनरेट करते हैं, लाइक आपका जो ये एडिस एलोबोपिक्टक्स है, एडिस इजिप्टी है, ये मलेरिया, जीका, वेस्ट नाइल फीवर इनके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए कि बेसिकली ये जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज है इनको तो क्लाइमेट चेंज से हेल्प मिलती ही है, क्लाइमेट चेंज को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। यानी कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो नेटिव स्पीसीज है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट मिल रहा है, इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज भी वही कर रहे हैं। तो समहाउ जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे वो क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, राइट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखना। तो अगर ये इतने हार्मफुल हैं तो व्हाट कंट्रीज आर डूइंग फॉर इट, राइट। तो देखो दिसंबर 2022 में कुछ सरकार थी, उन्होंने बेसिकली जो है इस बात को लेकर सहमति जारी की थी कि भाई हम क्या करेंगे, ये जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन और एस्टैब्लिशमेंट का रेट है इसको 50% तक कम कर देंगे 2030 तक। और ऐसा उन्होंने प्लेज किसके तहत लिया, जो हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लासेस में। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा टारगेट नंबर 6 है, उस टारगेट नंबर 6 में जो इस तरह का प्लेज जो गवर्नमेंट से उनकी तरफ से लिया गया है कि भाई 2030 तक आते आते इनके इंट्रोडक्शन का जो रेट है उसको 50% तक हम कम कर देंगे, ऐसे स्टेप्स उठाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज वाला रिपोर्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, दिस समर वॉज रिकॉर्ड ब्रेकर फॉर द हाइएस्ट हीट मेजर्ड। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया था।
तो यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO है, उनका कहना ये है कि भाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, अगर हम अपने अर्थ की बात करें, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, दिस इज आवर साउदर्न हेमिस्फेयर। तो उनका कहना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अपनी अब तक की सबसे गर्मी जो है देखी है। और यहाँ पे भी अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में तो जो टेम्परेचर थे वो रिकॉर्ड वार्म थे। इवन इन इंडिया आपने देखा होगा अगस्त में जो एक मानसून वाली बारिश होती थी, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी, काफ़ी ढूंढा, अगर आपको कहीं दिखाई दी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगस्त का टेम्परेचर कितना था, 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में मैं बता रही हूँ। तो आपको याद होगा जब UNFCCC के तहत कंट्रीज ने एक प्लेज लिया था कि भाई प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल ईरा के बाद से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट रखेंगे, और मोस्ट प्रेफरेबल होगा कि हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रखें। बट हमें दिखने लगा है कि कैसे हमारा प्लैनेट एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, एंड दैट्स वाई इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगस्त का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस था। बट ओके, यहाँ पे अब ये मान के चलिए 2023 को हम सेकेंड हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं, यानी कि जब से हमने अपने वेदर को, क्लाइमेट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो जो हमारा बेसिकली 2023 है ये हॉटेस्ट बेसिकली रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा था, वो हमारा 2016 था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो बहुत पुराना बेसिकली एक कैसा मौसम था प्लैनेट का, कैसा क्लाइमेट था, उसको समझने के लिए कुछ प्रॉक्सीज का जो है यूज़ किया है। जैसे आप देखोगे साइंटिस्ट ने जो ट्री के रिंग होते हैं, आइस के कोर होते हैं, और कुछ अदर जो प्रॉक्सीज थे उनका यूज़ करके ये पता लगाया है कि हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर कब कितना था। एंड देन उससे हमें पता चला कि दरअसल 1,20,000 सालों में भी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी इस बार देखी गई। तो जो बेसिकली आइस कोर और जो आपके ट्री रिंग्स होते हैं, ये कैसे बता देते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके आइस कोर्स होते हैं ना, उनमें जो आपकी एयर होती है वो इन आइस क्रिस्टल्स में बबल बन के ट्रैप हो जाती है। तो साइंटिस्ट इन आइस कोर्स को एनालाइज करके वो जो बहुत पुराना एयर जो उसमें ट्रैप हो गया था उसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अगर ट्री की बात करें तो ट्री जितना ज़्यादा मेच्योर होता जाता है ना, उसमें ट्री की रिंग ऐड होते जाती है, और ये जो रिंग है ना, ये उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में जो वो रिंग ऐड हुई होगी काफ़ी कुछ हमें बता देती है। ठीक है, तो समर और जो विंटर आते हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्री रिंग ऐड होते हैं, और उसको एनालाइज करके भी उस टाइम के पर्टिकुलर क्लाइमेट के बारे में साइंटिस्ट काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। इसी से हमें पता चला कि बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट है वो कितनी तेज़ी से गर्म हो रहा है। परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा वर्ल्ड था वो शुरुआत में भी बहुत गर्म था। पृथ्वी जब बिग बैंग के बाद हमारे प्लैनेट्स बने, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई, बट तब इस पे ह्यूमंस नहीं रहते थे। ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल तभी बना जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। लेकिन अब जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये जो हमारी यूनाइटेड नेशन वेदर एजेंसी है यानी कि WMO है, इन्होंने पहले ही प्रोडिक्शन दे दिए थे कि भाई आने वाले 5 सालों में जो अर्थ है उसमें कोई एक ईयर तो ऐसा देखने को मिलेगा जिसका जो टेम्परेचर है वो 19th सेंचुरी के बाद से 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था 98% चांस है कि बेसिकली 2016 का जो रिकॉर्ड है वो अब से लेकर हमारा जो 2027 है इसके बीच में टूट जाएगा। कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, राइट है। तो ये कुछ जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो वी शुड बी कंसर्न अबाउट इट एंड वी शुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट, राइट। वेल, तो WMO के बारे में भी बेसिक डिटेल ले लेते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। देन यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, तो बेसिकली मेट्रोलॉजिकल जो एक तरीके से आप कह सकते हैं डाटा है, मेट्रोलॉजिकल जो बेसिकली ऑपरेशंस हैं ये उनको देखती है, यानी कि आपके वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ये काम करती है। इसका काफ़ी ज़्यादा जो है एक कोलैबोरेशन रहता है, जो नेशनल आपके मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल आपके सर्विसेज वगैरह हैं। कितने मेंबर है, 191 मेंबर हैं। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी थी, तो मैंने बहुत क्विकली कवर किया है, इस पे थोड़ा फोकस दीजिए। देखो
अगर हम बात करें सुप्रीम बॉडी जो है वो होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। सारे मेंबर्स के इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 4 साल में एटलीस्ट एक बार ये मिलती है। किस तरह की जनरल पॉलिसीज रहेंगी, उनको किस तरीके से अडेप्ट करना है, उस पर एक डिस्कशन होता है। देन एक 36 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती है जो एनुअली मिलती है और जो पॉलिसीज यहाँ हमने तय किए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करती है। एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको एक सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो है हेड किया जाता है, जिसको अपॉइंट किया होता है कांग्रेस के द्वारा 4 साल के लिए। तो 4 साल बाद जब कांग्रेस फिर से मिलेगी, फिर से जो है एक नया सेक्रेटरी हेड यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। परफेक्ट है। इसके अलावा 6 इसके रीजनल एसोसिएशन है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर काम करते हैं। 8 इसके टेक्निकल कमीशन है जिसको टेक्निकली हेल्प आउट करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने की जो है आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इजी था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हीट इंडेक्स। तो यहाँ पे देखोगे व्हाट इज हीट इंडेक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर। ये एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में। नाउ हीट इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई थिंक पिछले 7 महीनों में ये तीसरी या चौथी बार न्यूज़ में आ चुका है। ओके, तो हीट इंडेक्स होता क्या है? देखो बाहर कितना एक्चुअली में टेम्परेचर है, राइट है। जब आप अपने जो बेसिकली वेदर को लेकर जो आपके स्टेशंस हैं, जब उनसे डाटा इकट्ठा करते हो एंड देन आप बताते हो कि भाई मरकरी किस लेवल पे जा रहा है ना, तो फिर एक आप टेम्परेचर जो बताओगे वो एक्चुअल टेम्परेचर है। बट कई बार आपने ये फील किया होगा कि आपको ना बड़ी गर्मी लग रही होती है और आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगता है टेम्परेचर ज़्यादा है, बट जब आप चेक करते हो तो टेम्परेचर उतना नहीं होता एक्चुअली में, बट गर्मी आपको बहुत लग रही होती है। तो जितनी गर्मी आप महसूस करोगे, जितना बेसिकली आपको हीट फील हो रही है, इट्स अबाउट द फीलिंग, उतना बेसिकली जो है टेम्परेचर जो मेज़र किया जाएगा वो हीट इंडेक्स से किया जाएगा। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या होता है, जो एक्चुअल में टेम्परेचर है वो तो है, राइट, लेकिन कई बार हमें उस एक्चुअल टेम्परेचर से भी ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। तो इंसानों को कितनी गर्मी फील होगी, ये जो आप मेजर करते हो ये हीट इंडेक्स से करते हो। परफेक्ट है। तो अब देखो एक्चुअली में टेम्परेचर कितना भी हो, मतलब तो इस बात से हमें कितनी गर्मी लग रही है, तो आपको कितनी गर्मी लगेगी, ये भी एक फोरकास्ट जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है कि अगर आप बाहर निकलोगे और ज़्यादा गर्मी वाला आप कह सकते हैं एक माहौल आपको फील होगा, तो आपको एक वो चेतावनी दे देंगे भाई घर के अंदर रहो, ठीक है। तो हीट इंडेक्स, तो यहाँ पे बेसिकली देखो हीट इंडेक्स होता क्या है, ये एक एपरेंट टेम्परेचर है ना। व्हाट डू यू फील, व्हाट योर बॉडी सीज टू यू अबाउट द टेम्परेचर, राइट, कितनी गर्मी है, और बेसिकली ह्यूमंस कितना टेम्परेचर फील कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। यहाँ पे होता क्या है, देखो 2 चीजें समझो। जब भी गर्मी की बात करें हमें कैसी फील हो रही है, 2 फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज आपका टेम्परेचर एंड सेकेंड इज योर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब आपकी जो एयर है वो गर्म होती जाती है तो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती जाती है, यानी कि जितनी गर्म हवा होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर पाएगी। तो एक टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही, हीट के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है आपको बड़ा चिपचिपाहट फील होती है, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस के अंदर ना एक आप कह सकते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम है। हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ठंडी लगती है तो हम शिवर करते हैं, तो उससे हमें थोड़ी गर्मी फील होने लगती है। अगर हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम स्वेटिंग करने लगते हैं, और जब वो स्वेटिंग इवेपोरेट होती है तो उससे जो हीट रिलीज होती है हमारी बॉडी को कूलिंग डाउन इफेक्ट लगता है। बट अगर मैंने बताया कि आपका क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आपकी जो एयर के अंदर है वो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, यानी कि एयर के पास पहले से बहुत मॉइस्चर है, अब वो और मॉइस्चर नहीं ले सकती। तो अब आपको जो पसीना आएगा, आपकी बॉडी को जब गर्मी लगेगी और उस गर्मी को आप नॉर्मलाइज करने के लिए पसीना बाहर निकालोगे, वो पसीना सूखेगा नहीं क्योंकि एयर के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। तो जब पसीना सूखता नहीं है तो उसकी जो हीट है वो रिलीज नहीं होती, तो हमारी बॉडी को वो कूल वाला जो है बेसिकली एक असर देखने को नहीं मिलता है, तो हमें घबराहट, बेचैनी, बेसिकली हीट स्ट्रेस जो है होने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये न्यूज़ में बेसिकली क्यों था, तो ईरान में ना ये जो हीट इंडेक्स है बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था अगस्त में। तो समझ रहे हो ईरान में लोगों को अगस्त में ऐसा लग रहा था कि गर्मी इतनी है कि जैसे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, इट्स सीवियर, राइट।
तो यहाँ पे देखो, अगर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस से आपको बहुत थकान महसूस होगी, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर प्रॉब्लम होने लगती है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाए, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, ठीक है, हीट एग्जॉक्शन यहाँ पे होने लगता है। देन इसके बाद 103 से 124 हीट क्रैम्प्स हो जाएगा, हीट एग्जॉशन हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो सकता है। और अगर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से हीट इंडेक्स को लेकर चेतावनी जारी की जाती है। अब देखो, ह्यूमन का अपने कोर टेम्परेचर होता है दैट इज 36.1 डिग्री सेल्सियस टू लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसी के बीच में हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू स्वेटिंग, राइट है। अब अगर हमें क्या हो, इस हीट को, जो एक्सेस हीट हमें फील हो रही है, इसको हम गेट रिड करने में अनेबल हो, हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है ना, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा कोर टेम्परेचर राइज हो चुका है, जो कि इतना रहना चाहिए। तो इसकी वजह से हीट रिलेटेड एग्जॉशन होने लगता है। और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक ये हम फील करें और इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए, ये फैटल भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया गया हीट इंडेक्स का वैल्यू अगर 67 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा है तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है लोगों के लिए, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे बेसिकली सॉल्यूशंस पे फिर काम करना चाहिए ताकि थोड़ी राहत मिले। फिर यहाँ पे देखो, हीट इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है, क्योंकि देखो, जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा की तुलना में ज़्यादा मॉइस्चर क्या है, एक तरीके से आप कहोगे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे हीट वेव्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो एयर क्या है उतना ज़्यादा मॉइस्चर को सोक कर रही है। तो एक तो वैसे ही क्या है, बेसिकली एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको क्या है, हीट फील बहुत ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी के लिए वो बेसिकली एक एक्सेस हीट है ना। तो जितना ज़्यादा हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, प्लैनेट वार्म होगा, जितना ज़्यादा हीट वेव जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, उतना ही ये हीट इंडेक्स भी राइज होगा और ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग बाहर काम करने लायक स्थिति में रहेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई इसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को प्रॉपर फोरकास्ट भी दिया जा सके। परफेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दिस इज अ इजी वन। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया था कि पंजाब में जो फ्लडिंग हो रही है उसकी वजह से जो घड़ियाल है, हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है हरिके वेटलैंड में, उनको एक एंडेंजर जो है बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो हरिके वेटलैंड है यहाँ पे जो फ्लड आई है उसकी वजह से जो नेचुरल फूड चेन था फ्लोरा फ्योना का, वो डिस्टर्ब हो गया है और इसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स और घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो एंडेंजर्ड हो चुकी है। तो बेसिकली जो घड़ियाल है ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है, इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो देखो हुआ क्या है, हरिके वेटलैंड के अंदर ना काफ़ी हैवी सिल्ट डिपॉजिट्स हो गए हैं। तो जो आप देखोगे, ये जो हमारी दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ ब्यास और सतलुज, इनमें ना फ्लडिंग की वजह से जो सिल्ट है वो हरिके वेटलैंड में डिपॉजिट होता जा रहा है। एक लॉन्ग टाइम तक जब ये सिल्ट का डिपोजिशन होता रहता है तो वहाँ का जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है उस पर जो है हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलने लगता है। तो बेसिकली इसकी वजह से हो क्या रहा है, पंजाब ने रिसेंटली घड़ियाल की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जो कुछ एफर्ट्स स्टार्ट किए थे, वो एफर्ट्स भी यहाँ पे क्या है, क्या उस वर्ड को बोलते हैं कि मतलब बर्बाद हो गए। देयर इज एक्चुअली वर्ड फॉर दिस, थोड़ा फनी था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वेल जो भी है, तो यहाँ पे क्या है, आपके जो नाउ बी सीरियस, जो आपके बेसिकली एफर्ट्स थे कि हम घड़ियाल की पॉपुलेशन को कंजर्व करेंगे, उनको भी क्या है एक तरीके से परेशानी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, घड़ियाल और बेसिकली जो आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये रेप्टाइल्स का एक आप कह सकते हैं ग्रुप का पार्ट है। तो देखा जाए तो ये ना माइग्रेट करके जो एडजेसेंट में पाकिस्तान वाला वाटर है वहाँ जा रहे हैं, तो इसको भी रोकना जरूरी है भाई, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, राइट है। तो यहाँ पे देखो घड़ियाल की स्पीसीज के बारे में इन जनरल बात करते हैं, दिस इज अबाउट द न्यूज़, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके एशियन क्रोकोडाइलियंस हैं उनको उनकी लॉन्ग थिन और जो स्नाउट्स होती है उसके अनुसार जो है अलग से डिस्टिंग्विश किया जाता है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है, ये घड़ियाल होते हैं। क्रोकोडाइलियंस जो है वो रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है, इसमें आपके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब बेसिकली होते हैं। इंडिया की बात करें, 3 आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी। एक होते हैं घड़ियाल, IUCN में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मगर क्रोकोडाइल की बात करें, IUCN में वल्नरेबल है। और एक आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये लीस्ट कंसर्न है। इन तीनों को ही जो साइट का अपेंडिक्स 1 है और भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल्ड 1 है उसमें लिस्ट किया हुआ है।
घड़ियाल के हैबिटेट की बात कर रहे हैं, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो घड़ियाल फ्रेश वाटर में आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। प्राइमरी हैबिटेट जहाँ पे इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है वो चंबल नदी है, जो कि यमुना नदी की एक ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, वहाँ के आसपास से चलते हुए फिर ये यमुना में जाके मिलती है। देन सेकेंडरी हैबिटेट की बात करें तो बेसिकली घग्गर है, गंडक नदी है, गिरवा रिवर है उत्तर प्रदेश की, साथ में रामगंगा जो उत्तराखंड की है, सोन रिवर जो कि बिहार की है, वहां पे भी इनकी पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कहीं पर घड़ियाल की पॉपुलेशन थ्राइव कर रही है आपको मिलती है, दैट मीन्स एक इंडिकेशन है क्लियर वाटर का। और अगर पॉपुलेशन कम मिल रही है दैट मीन्स इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इनके कंजर्वेशन को लेकर एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं। एक आपका कुरकाइल घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर है लखनऊ में, एक आपका नेशनल चंबल सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा देख लेना, है ना, घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश में। अब इनके पॉपुलेशन को थ्रेट्स है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो आप देखोगे रिवर में पॉपुलेशन, डैम का कंस्ट्रक्शन, मैसिव स्केल के जो फिशिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं और साथ में ये जो फ्लड है ये इनकी पॉपुलेशन के लिए क्या है, डेंजर है। साथ में इलीगल सैंड माइनिंग और पोचिंग भी वन ऑफ द रीजंस है। करेक्ट है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करने हमारे रह गए हैं, तो ये हमारा आप मान के चलिए एडिटोरियल ऑफ द वीक एक सेक्शन है। कभी भी मुझे कोई एडिटोरियल पूरे वीक में ऐसा लगेगा जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आई टेक इट इन द सेक्शन, राइट। ओके, तो इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन, इसको लेके एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि देखो वर्ल्ड के हर पार्ट में जो वुमेन है वो क्लाइमेट चेंज को लेके ज़्यादा वल्नरेबल है। वाई? क्योंकि जो बेसिकली वुमेन है वो एक तो लेबर इंटेंसिव वर्क में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, साथ में नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका डिपेंडेंसी ज़्यादा है। घर में पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? वुमेन की है। खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वुमेन की है। इवन रूरल एरियाज में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में जो लेबर वाला काम होता है उसमें भी आपको ज़्यादातर वुमेन ही जो है एम्प्लॉय मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो जो जेंडर इक्वालिटी है और जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ये 2 डिफरेंट इश्यू नहीं है, बल्कि इनका एक क्रॉस सेक्शन बनता है, राइट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो दरअसल होता क्या है, यदि आप इन दोनों को साथ लेके चलोगे तो एक पॉजिटिव लूप बनेगा और जो फाइनली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में काम करेगा। देखो यहाँ पे ये बताया गया है, यूनाइटेड नेशन का एक डाटा आया था कि वर्ल्ड के अंदर जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन हुए हैं उसमें से मोस्टली जो लोग थे वो या तो वुमेन्स थे या तो बच्चे थे। साथ में ये भी बताया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पर बेसिकली अनरेस्ट हो रहा है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रहा है, तो उसका एक नेगेटिव असर मेन के कंपैरिजन में वुमेन पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, पहाड़ों पर पानी घर में लाने की जिम्मेदारी औरतों की है। तो अगर आपके जो पानी के सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं, आसपास के तालाब में पानी नहीं है, तो नॉट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन कि वो कहीं जो है किलोमीटर चल के जाते हैं और वहां से पानी जो है लेकर आते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो स्ट्रेस बेसिकली इस वार्म होते प्लैनेट की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से वुमेन्स पे डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि देखो वर्किंग आवर्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कम हो रहे हैं। जितना ज़्यादा बेसिकली दिन का टाइम गर्म होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म तक बाहर धूप में काम करना पॉसिबल नहीं रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी वुमेन्स के पास ये लग्जरी नहीं है कि उनका जो हाउस होल्ड वर्क है वो घर के अंदर हो, अभी वो ओपन में ही अपने जो है हाउस होल्ड वर्क करते हैं। ठीक है जी। साथ में देखो यहाँ पे बताया गया है इतनी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि 80 मिलियन फुल टाइम जॉब लॉस हुए हो, ये इसके इक्विवेलेंट है, राइट है। तो इसके फिर सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखने के लिए मिलते हैं और फाइनली इसका इम्प्लीकेशन वुमेन्स पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोअर इनकम कंट्रीज़ में है, क्योंकि एक्चुअली में यहीं पे अभी देखोगे टैप वाटर नहीं पहुंचा है, यहीं पे देखोगे तो अभी भी वुमेन्स के साथ एक अलग तरीके का जो है बर्ताव किया जाता है। तो आप देखोगे वैसे तो ग्लोबली ही वुमेन्स के हेल्थ को, सेफ्टी को लेकर, ओवरऑल जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको लेकर सिग्निफिकेंट चैलेंज देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो
डेवलपिंग और लो इनकम रीजन में महिलाएं हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है जी। तो महिलाएं ना ज़्यादा पॉवर्टी में बेसिकली रहते हैं अगर हम कंपेयर करें उनके मेन से। तो बेसिकली आप देखोगे वुमेन्स के द्वारा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर झेले जा रहे हैं वो मेन की तुलना में ज़्यादा हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखोगे जो ये लो इनकम कंट्रीज है यहाँ पर अधिकतर महिलाएं अनपेड जो वर्क है, लॉन्ग वर्क आवर्स है, घर और बाहर दोनों का संभालना, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनकी हेल्थ को लेकर भी चैलेंजेस आ रहे हैं। देन ऑक्यूपेशनल लैंड ओनरशिप की बात करें तो मोस्टली वुमेन लेबर वर्क में रहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड की ओनरशिप फिर भी उनके पास नहीं है। तो जनरली या तो वो डे टू डे वर्कर के रूप में वहाँ पे काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे या तो वो अंडर पेड हैं या ओवर वर्कड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल में बताई गई थी। फिर साथ में एक आर्टिकल में बहुत अच्छी केस स्टडी बताई गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो उसकी वजह से भी वुमेन पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे, है ना भाई, मैन भी तो इक्वली जो है हार्म होता है। नो, एक्चुअली देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो वुमेन है ना, खासकर जो वल्नरेबल कम्युनिटीज से आती हैं, उनको स्पेसिफिक चैलेंजेस जो है झेलने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, तो वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जब अर्थक्वेक आया था नेपाल में 2015 में, तो देखा गया कि वुमेन की ट्रैफिकिंग और वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन का जो रेट था वो वहाँ पे बढ़ा था। तो जब एक हवाक क्रिएट होता है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर जाता है, तो वुमेन्स के एक्सप्लॉइटेशन के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट है। ओके, सो दिस इज क्लियर। थोड़ा सा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव कि एक एडिटोरियल को भी हम डिस्कस कर लिया करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या मानना है, कि वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम एक एडिटोरियल को एडिटोरियल ऑफ द वीक के रूप में डिस्कस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टू द एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड ऑल, राइट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज आर्कटिक डाइपोल। मेरा गला भी जवाब दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली टर्म न्यूज में आई थी, अटलांटिफिकेशन। तो ये अटलांटिफिकेशन होता क्या है समझेंगे, बट उससे पहले आर्कटिक डाइपोल समझना जरूरी है। तो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल साइंस में, जिसमें साइंटिस्ट का कहना ये है कि भाई जो हमारा आर्कटिक ओशन है ना, उसकी जो क्लाइमेट और सी आइस की कंडीशंस हैं, उस पे आर्कटिक डाइपोल का एक सीधा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द आर्कटिक डाइपोल। देखो, डाइपोल कह लीजिए, डाइपोल एनोमली कह लीजिए, इसमें क्या होता है, जो आपके क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं वो ना बेसिकली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस हैं उनमें चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे इन जनरल हाई प्रेशर रहता है, दूसरे वाले पे लो प्रेशर रहता है, बट ये आपस में स्विच हो गए, यहाँ लो हो गया, यहाँ हाई हो गया, तो एक डाइपोल का सिचुएशन जो है क्रिएट होता है। तो ये जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है बेसिकली फर्क पड़ा होगा, इस वाली कंडीशन को जो स्विच होते रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हम इसको डाइपोल कहते हैं। जैसे इंडियन ओशन डाइपोल भी, जब आप इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी टेम्परेचर, आपका जो एटमॉस्फेरिक बेसिकली प्रेशर है वो आपस में इंटरचेंज होते रहता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो देखो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव फेज और एक होता है आपका नेगेटिव फेज, ठीक है जी। पॉजिटिव फेज में क्या होता है, जो आपका कैनेडियन सेक्टर है, ठीक है जी, आर्कटिक का, वहां पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसकी वजह से जो कैनेडियन सेक्टर है वहां से क्लॉकवाइज जो है विंड आपके चलने लगते हैं। वहीं जो साइबेरियन आपका आर्कटिक है, वहां पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और वहां से काउंटर क्लॉकवाइज जो है आपके विंड चलने लगते हैं। यानी कि आपका क्या हो गया, कैनेडियन सेक्टर पे आपका क्या है, हाई प्रेशर है, और साइबेरियन आर्कटिक जो है इसका लो प्रेशर है। अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव फेज कहलाएगा। इसका अगर जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, यानी कि कैनेडियन आर्कटिक पर अब लो हो गया है और बेसिकली साइबेरियन आर्कटिक पर आपका हाई प्रेशर हो गया, तो ये आपका नेगेटिव फेज कहलाता है। हम जो फोकस करेंगे पॉजिटिव वाले पे करेंगे, बिकॉज न्यूज में यही था। तो यहाँ पे देखो बताया गया है, ये जो एक स्पेसिफिक विंड कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलते हैं कैनेडियन सेक्टर से इधर क्लॉकवाइज, और अगर साइबेरिया से बात करें उधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अलग से विंड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिले हैं, ये क्या आते हैं, जो ओशन के करंट है, जो समुद्री धाराएं होती हैं, उन पे जो है असर डालते हैं,
ठीक है। तो आप देखोगे एयर टेम्परेचर में तो शिफ्ट होता ही है, आइस जो है, सी आइस जो है उसके ड्रिफ्ट में चेंज होता है, हीट के एक्सचेंज जिस तरीके से हो रहा है उसमें चेंज हो जाता है। ओवरऑल जो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखो स्टडी में ये बताया गया कि जो आर्कटिक डाइपोल है वो लगभग 15 ईयर का एक रफली साइकिल रहता है। ये जो पॉजिटिव फेज स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2007 में, तो ये लगभग अब एंड होने की कगार पे है। तो रिसर्चर्स ने ये बताया कि 2007 के बाद से जब से पॉजिटिव आर्कटिक पोल डाइपोल जो है चल रहा था, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो आपका अटलांटिक ओशन है ना, उसका जो आर्कटिक ओशन में वाटर है वो तो फ्लो रिड्यूस हुआ। क्या कह रही हूँ मैं, अटलांटिक ओशन का जो फ्लो है वो आर्कटिक ओशन में तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है जी, जो कि फार्म स्ट्रेट की तरफ से जाता था। और जो आपका अटलांटिक वाटर का फ्लो है आपके बैरेंट सी में, है ना जी, बेसिकली क्या है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अटलांटिक का फ्लो आर्कटिक में रिड्यूस हुआ है, बट जो आपका बैरेंट सी है वहां पे क्या है, इनफ्लो इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज योर बैरेंट सी, ठीक है जी, एंड ये आपका बेसिकली अटलांटिक सी है। तो यहाँ तो फ्लो आपका इंक्रीज हुआ है, बट आर्कटिक ओशन जो है आपका ये आपका कम हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक डायनामिक शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, इसकी वजह से जो बेसिकली नई कंडीशंस बनती है, इसको ही रिपोर्ट में स्विच गियर मैकेनिज्म के नाम से कहा गया है। साथ में ये जो बेसिकली आपका आर्कटिक ओशन है इस पे अटलांटिक ओशन का जो एक इम्पैक्ट है इसी को अटलांटिफिकेशन कहते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग, टर्म क्या यूज हुआ था, अटलांटिफिकेशन। तो जो आपका आर्कटिक ओशन है उस पर जब आपके अटलांटिक ओशन का ये जो इन्फ्लुएंस है आप इसको डिस्क्राइब करते हो तो आप अटलांटिफिकेशन टर्म जो है यहाँ पे यूज करते हो। परफेक्ट है। चलिए अब देखो इस यहाँ पर एक फ्रेश वाटर लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव फेज चल रहा होता है तो विंड्स आपके क्या है यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, ठीक है जी। और आप देखोगे इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है जो कि साइबेरिया की नदियों से आ रहा है इसको ये पुश करके ले जाती है आर्कटिक ओशन का जो कैनेडियन सेक्टर है। भाई हवा जब अपने साथ लेके चलती है तो जो ओशन की धाराएं उनको भी तो असर डालती है ना, उनको इकट्ठा करके ले जाती है। तो नदियों के पानी को ये कैनेडियन सेक्टर की तरफ जो है लेके जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेश वाटर का मूवमेंट है 2007 से 21 की हम बात कर रहे हैं, उस वो बेसिकली क्या हुआ जब आर्कटिक सी आइस की तरफ आया तो इससे जो सी आइस का लॉस हो रहा था आर्कटिक में वो काफी कम देखने को मिला अगर हम कंपैरिजन करें 1992 से 2006 तक, ठीक है। देखो 2007 में आपका पॉजिटिव फेज स्टार्ट हो गया। इस पॉजिटिव फेज में साइबेरियन नदियों का पानी क्या है आपका कैनेडियन सेक्टर की तरफ आया। इस वजह से स्टडी का मानना यह है कि जो आर्कटिक सी आइस थी उसके जो मेल्ट होने का एक रेट था वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या, जैसे जैसे फ्रेश वाटर लेयर का थिकनेस इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा नदियों की तरफ से ये वाटर को पुश करके यहाँ लेके आएगा उतना ज्यादा ये क्या करता है, नीचे का जो सॉल्ट वाटर है ना, वो जो मिक्स होते रहता है उसके लिए क्या है एक बैरियर बना देता है। यानी कि जो सॉल्ट वाटर की एक मिक्सिंग होती है और उसकी वजह से जो हमारी आइस है वो थोड़ा जल्दी मेल्ट होती है, उस मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जो फ्रेश वाटर की एक थिक लेयर है ओशन में ये एक बैरियर का काम करती है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या है आपका एक तरीके से एक इंसुलेशन लेयर का ये काम कर रही है। परफेक्ट है। और इससे क्या होता है आपका जो वार्मर सॉल्ट वाटर है वो आइस को मेल्ट करने से थोड़ा सा बचे रहता है। तो आपका जो आइस है वो उतनी स्पीड से मेल्ट यहाँ पे नहीं हो रहा होता। इसमें देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ थोड़ा बहुत पता हो। यूपीएससी में अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि अटलांटिफिकेशन ये क्या है, तो 4 स्टेटमेंट दे देंगे, आपसे एक चीज पूछ लेंगे, ठीक है जी। या आर्कटिक डाइपोल में किस तरह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस बनते हैं, तो मैंने बता दिया कैनेडियन सेक्टर पे आपका हाई प्रेशर, साइबेरिया पे आपका लो प्रेशर। तो इतना आपको याद होगा तो चीजें आपको काम आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है। आई होप कि डिस्पाइट माई डिफरेंट वॉइस आपको ये पसंद आया होगा, आपने एंजॉय की होगी नई नॉलेज। एंड इन वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा ये पूरा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें हम
पूरे साल के करंट अफेयर को वीकली जो है डिस्कस करेंगे, ताकि जो 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाए। तो आज आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास देखी है, कल आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करने से छोड़ देती हूँ, वाई? क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, बट उनको मैं डे टू डे वाले बेसिस पे जो मेरी करंट अफेयर की वीडियोस आते हैं ना, उनमें कवर करा चुकी होती है। जैसे हिमालय रीजन को लेकर एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हम कवर कर चुके हैं, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, एक सिंगल प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, फैकल्टी कोड प्राची लाइव यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। एंड यस, फी आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगी, काफ़ी मज़ेदार तरीके से क्लासेस होंगी, ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होगा, एग्जाम की तैयारी होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीट द सिलेबस एंड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। चलिए, मैं जल्द मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यस, बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्राची लाइव के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।